दोस्तों, सऊदी अरब आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे अमीर देशों में से एक है और इसकी एक वजह उनकी ऑयल वेल्थ है। आज वो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले नेशंस का लीडर है और साथ ही मिडिल ईस्ट में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें सऊदी अरब धीरे धीरे डिक्लाइन होता नजर आ रहा है और ये साइंस हम उनकी पॉलिसीज में भी देख सकते हैं, जो अब ऑयल से फ्री होकर बाकी सेक्टर्स में घुसना चाह रही है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी का ये प्लान शायद काम ना करे और ये भी मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में सऊदी अरब पूरी तरह से ही बर्बाद हो जाए। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है सऊदी अरब की बर्बादी की वजह, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सऊदी अरब की बर्बादी की वजह अगर हम ढूंढने चाहें तो हमें कई रीजंस मिलेंगे, लेकिन उनमें से एक बड़ा रीजन ये होगा कि बहुत ज्यादा अपने ऑयल पर ये डिपेंडेंट है। सऊदी अरब की 46% जीडीपी डायरेक्टली उनके ऑयल ट्रेड से लिंक है। लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो 2015 से 20 के बीच में सऊदी को ऑयल से कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें अपने पैसे गंवाने पड़े हैं। इन सालों में ऑयल की कीमतें काफी नीचे आ गई थी, जिस वजह से सऊदी अरब को लगातार लॉस हो रहा था। पैंडेमिक में तो सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, जब तेल की कीमतें $10 प्रति बैरल तक भी पहुंच गई थी। जबकि अगर सऊदी को ऑयल से किसी भी तरह से प्रॉफिट चाहिए तो ये वो तभी कमा सकते हैं जब ऑयल की कीमत $60 प्रति बैरल से ज्यादा हो। दुनिया भर में लॉकडाउन खुलने के बाद और फिर रूस और यूक्रेन की जंग के कारण हमने फिर से तेल की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल देखा है, जिस वजह से अब वो थोड़ी बेहतर हालत में है। लेकिन ये वॉर एक ना एक दिन रुक जाएगी, इसीलिए एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ऑयल की कीमतों के गिरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अब ज्यादा से ज्यादा देश फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर ग्रीन एनर्जी की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं। हर देश में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही अब लोग बिजली बनाने के लिए सोलर और फिर दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ देख रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस वॉर के रुकने के बाद दोबारा से ऑयल के प्राइसेस गिर जाएंगे और फ्यूचर में भी जब तक कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिलती है तब तक ये प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। इसी वजह से सऊदी ने कुछ वक्त पहले ये भी डिक्लेयर किया था कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को घटाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन पर लाने वाले हैं, ताकि सप्लाई के कम होने से ऑयल के प्राइसेस और बढ़ सकें और वो प्रॉफिट कमा सकें। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम सऊदी के लिए ये है कि वहाँ पर रोजगार के बाकी मौके बहुत कम है। सऊदी अरब में इस वक्त 30 की उम्र से कम वाले 58% लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज डिग्रीज हैं, लेकिन वहाँ के 63% कॉलेज ग्रेजुएट्स इस वक्त बेरोजगार हैं, क्योंकि देश में इतनी जॉब्स ही नहीं है कि वो कर सके। जैसे जैसे उनकी ऑयल वेल्थ गिरेगी, उन्हें इन लोगों को भी अकोमोडेट करने के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाशनी होगी, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। सऊदी अरब में इसके अलावा फूड और वाटर की भी शॉर्टेज है, क्योंकि वहाँ दोनों ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस पर बात करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब अपनी प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कर रहा है। आपने न्यूज में देखा ही होगा कि $50,000 करोड़ खर्च करके सऊदी अरब नियोम सिटी, या जिसे लाइन सिटी भी कहा जाता है, वो बना रहा है। ये लाइन सिटी सिर्फ 200 मीटर चौड़ी होगी, लेकिन बहुत लंबे स्ट्रेच में फैलेगी। सऊदी का इस सिटी को लेकर विजन ये है कि इस शहर में 90 लाख लोगों के लिए जगह बनाई जाएगी और ये सिटी खुद ही अपना खाना प्रोड्यूस करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी का ये भी प्लान है कि वो इस सिटी को 100% क्लीन एनर्जी की मदद से चलाएंगे। इस सिटी के साथ सऊदी अरब का प्लान दुबई की तरह बनाने का है। आज दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा उनकी ऑयल वेल्थ से आता है। सऊदी का ये प्लान है कि वो दुबई की तरह ही टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, जिस वजह से उन्होंने अपने यहाँ के लॉस को भी काफी रिलैक्स कर दिया है। फिर चाहे वो औरतों को ड्राइविंग की आज़ादी देना हो या फिर सिनेमा हॉल्स खोलना, सऊदी धीरे धीरे दुनिया को एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि वो टूरिस्ट के लिए एक सेफ और एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है। इसी प्लान में उनका जिद्दा टावर भी शामिल है, जो कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग होगी। पहले इस बिल्डिंग का साइज 1600 मीटर यानी बुर्ज खलीफा से दोगुना होने वाला था, लेकिन अब इसे 1000 मीटर ही बनाया जाएगा, जो कि अभी भी बुर्ज खलीफा से ज्यादा है। नियोम सिटी बनाने का दूसरा मकसद ये है कि बड़े बड़े बिजनेसेस, फिर एप्पल हो या गूगल, दुबई की तरह ही यहाँ पर आकर अपने बिजनेस सेटअप कर सकें और इसके लिए वो 10 साल तक उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। दुबई की तरह सऊदी का भी ये प्लान है कि कुछ वक्त बाद जब ये बिजनेस यहाँ पर सेटअप हो जाएंगे, इससे वहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होंगी और फिर बाद में वो इन कंपनी से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और ये भी उनकी इकोनॉमी को हेल्प करेगा। नियोम सिटी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि इस एक प्रोजेक्ट से सऊदी में करीब 3 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, जो कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी। ये प्लान तो अच्छा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। इसके पीछे कई रीजंस दिए जाते हैं, जैसे कि अगर हम नियोम सिटी के डिजाइन को देखें तो सऊदी के मुताबिक इस सिटी में वो अपने खाने पीने की चीजें खुद ही उगाया करेंगे, लेकिन सच्चाई है कि आज सऊदी अपने खाने के लिए अन्न और बाकी चीजें खुद उगाता ही नहीं है।
उनकी 80% फूड सप्लाईज बाकी देशों से उन्हें इंपोर्ट करनी पड़ती है। सऊदी की ज्योग्राफी की वजह से वहां पर खाने की चीजें उगाना इतना मुश्किल है कि अब उन्होंने बाकी देशों के फार्मलैंड्स खरीदने शुरू कर दिए हैं ताकि वो वहां पर फार्मिंग करके उन चीजों को सऊदी अरब में इंपोर्ट करवा सकें। अगर ऑयल की कीमतें आने वाले समय में गिरती रही तो सऊदी अरब के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो लगातार कम होने लगेगा और इस पॉइंट पर आ जाएगा कि जब वो अपने लिए इन फूड आइटम्स को इंपोर्ट करने के लायक भी नहीं बचेंगे और ये उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। अगर सऊदी अपनी इस फूड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी देता है तब भी एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उनके गले पड़ी हुई है और वो है पानी की। सऊदी अरब का साइज भारत के साइज का 60% है, लेकिन जहां भारत में 40 नदियां होने के बावजूद भी यहां कई इलाकों में सूखा पड़ जाता है, वहीं सऊदी में तो एक भी नदी नहीं है जहां से वो पीने का पानी ले सकें। सऊदी अरब आज अपने पानी के लिए 2 तरह के मेथड्स पर निर्भर करता है। पहला मेथड तो आर्टिफिशियल रेन का है, जिसमें वो हवा में हवाई जहाज भेजते हैं और फिर वो प्लेन्स बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड जैसी इम्प्योरिटीज छिड़कते हैं। इससे उन बादलों का पानी बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाता है, जिससे वो लोग लेक और डैम्स में कलेक्ट कर लेते हैं। सऊदी में हर साल करीब 200 बार इस तरह की आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। सऊदी में पानी के लिए एक दूसरा मेथड ये है कि नदियों की जगह समुद्र का पानी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जैसा कि मैं बताया कि समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक होता है, इसीलिए इससे पहले फिल्टर करने के लिए एक वाटर डिसैलिनेशन प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है। इस मेथड के साथ प्रॉब्लम यह है कि मेथड बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जिस वजह से इस तरह से पानी की कमी पूरा करना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। अगर सऊदी अरब की ऑयल से होने वाली कमाई कम हो जाएगी तो वो इस प्रोसेस से पानी फिल्टर करना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और वहां पर बहुत ही बड़े स्केल पर वाटर शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। अब इस वाटर शॉर्टेज के बीच अगर सऊदी ये सोच रहा है कि वह खेती भी कर लेगा और खुद को एक बिजनेस और टूरिज्म हब के रूप में भी स्टैब्लिश कर लेगा, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा एक टास्क नजर आता है। दोस्तों 2015 से 2020 के बीच में जब ऑयल की कीमतें गिरी थी और सऊदी कमाई नहीं कर पा रहा था, तब उन्हें मजबूरी में कई सालों बाद बहुत सारा उधार भी लेना पड़ा था और अभी भी उनका डेट टू जीडीपी रेशियो काफी ज्यादा है, जिसे वो कम नहीं करेंगे तो भी फ्यूचर में उनके लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सऊदी के साथ परेशानी ये है कि उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर नियोम सिटी का आइडिया फेल हो जाता है तो ना ही वो आईटी सेक्टर में आगे हैं और ना ही वो चीन की तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिस वजह से उनके पास पैसा कमाने का कोई भी दूसरा सोर्स नहीं बचता है। अभी के लिए कहना मुश्किल है कि सऊदी का आगे क्या होगा, लेकिन अगर 2030 तक वो किसी अच्छे सोल्यूशन को नहीं ढूंढ पाते हैं तो उनका बर्बाद होना तय है। आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी अरब इस क्राइसिस से निपट पाएगा? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।